जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। वो स्याह रंगत के थे और उनकी आंखें सुनहरी थीं। तो इसके राइटर का नाम है रे ब्रैडबर्ग। तो रे ब्रैडबर्ग जो है वो एक साइंटिफिक फिक्शन के राइटर हैं। तो ये साइंटिफिक फिक्शन ही लिखा गया है, तो जिसमें एक ऐसी स्टोरी के बारे में प्रेडिक्शन या पेशगोई की गई है जो आने वाले वक्त में वाकई हो सकती है। तो जिस तरह अल्लामा साहब फरमाते हैं ना कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, शायद उसकी तरफ ये भी एक इशारा है। तो इंसान अपनी तबाही का सामान पैदा कर रहा है। किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं। कश्ती के मुसाफिर ही कश्ती को डुबोते हैं। तो खुद ही हमने एटॉमिक वेपन्स बना लिए हैं, और जिसमें एटॉमिक बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया। तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो ज़मीन को कई दफ़ा तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर ये जंग छिड़ती है तो पूरी ज़मीन को भी ब्लास्ट किया जा सकता है। तो लोगों के अंदर एक खौफ व हरास है। लोग ज़मीन को छोड़ के किसी और सियारे पर आबाद होने का सोच रहे हैं। और सियारा, कौन सा सियारा? तो इस बारे में बहुत सारे मिशन चांद की तरफ भेजे गए, लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं। हाँ, अलबत्ता मार्स यानी मरीख के ऊपर जो है वो 1% ऑक्सीजन है। अगर उसको किसी तरह 1% ऑक्सीजन से बढ़ा के ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी जाए, यानी ऐसे कोई प्लांट्स वहाँ पे काश्त कर दिए जाएं कि वहाँ की ऑक्सीजन को और वहाँ की फ़ज़ा में वो रहकर ऑक्सीजन को ज़्यादा कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। तो उस वक्त जो है वो, क्योंकि ज़मीन के ऊपर 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है और बाकी जो है वो दूसरी गैसेस हैं। तो 1% से बढ़ा के अगर ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन कर दी जाए तो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो इस स्टोरी के अंदर, स्टोरी कौन सी है? डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। वो स्याह रंगत के थे और उनकी आंखें सुनहरी थीं। तो रे ब्रैडबर्ग ने इसी तरफ इशारा किया कि आने वाला वक्त जो है बड़ा खौफनाक हो सकता है। ये ज़मीन ख़ास तौर पे हमारे लिए बड़ी ड्रेडफुल हो सकती है रहने के लिए। लोग डरेंगे जहाँ रहने के लिए। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज पैदा कर लेने चाहिए कि अदर दैन अर्थ जो है वो कोई ऐसी सेटलमेंट, तो ऐसी कोई रहायशी जगह हमें बना लेनी चाहिए जिसमें हम रह सकें। तो इसमें यही बताया गया कि ज़मीन पर जो है वो एटम बम फायर किया जाने वाला है। ज़मीन पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है जिसमें सारी ज़मीन को शायद ब्लास्ट कर दिया जाए। तो यहाँ से ज़मीनी लोगों ने मार्स के ऊपर एक सेटलमेंट बनाई है। वहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग रहायश पजीर हो सकते हैं, और जहाँ से वो रॉकेट भर भर के लोगों के लेके जा रहे हैं। तो इस तरह न्यूयॉर्क की एक फैमिली है जिसका नाम है पिटरिंग फैमिली। तो उसमें हैरी पिटरिंग जो है वो उस फैमिली का हेड है। तो उसकी फैमिली के अंदर और लोगों में उसकी एक बेगम है कोरा, और उसकी एक बेटी है लारा, और उसके 2 बेटे हैं डैन एंड डेविड। तो उनको लेके वो मार्स के ऊपर लैंड हुआ है। तो जो ही वो मार्स के ऊपर लैंड हुआ है तो और भी 7 लोग हैं, लेकिन वो देख के मुतासर होता है इधर उधर और खौफजदा हो जाता है कि हम कहाँ आ गए हैं। वहाँ पे उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी वैक्यूम यानी खला के अंदर खड़ा हो गया और इर्द गिर्द की फ़ज़ा उसको प्रेशराइज कर रही है, और वहाँ की फ़ज़ा जो है वो किसी वक्त उसके अंदर की रूह निकाल के ले जा सकती है और वो मर सकते हैं। तो और उसके छोटे बच्चे उनकी तरफ देख के उसको तरस आता है कि ये छोटे बीजों की तरह होते हैं, किसी वक्त भी यहाँ की फ़ज़ा से मुतासर हो सकते हैं। तो वो अपनी बेगम कोरा को कहता है कि वापस चलें, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब नहीं हो सकता, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हम 6 करोड़ माइल्स का सफ़र करके जहाँ आ चुके हैं, तो अब वैसे भी ज़मीन पे जंग का ख़तरा है, किसी वक्त भी जंग लग जाएगी। तो ऐसा ही होता है, थोड़े अरसे के बाद वहाँ पे जंग लग जाती है। तो न्यूयॉर्क शहर के ऊपर एटम बम करा दिया जाता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि अब तो शायद दोबारा रॉकेट भी नहीं आए, और तमाम रॉकेट जो है वो वापसी के ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो इस तरह वापसी का रास्ता भी बंद हो जाता है। तो हैरी पिटरिंग के पास कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट्स यानी ऐसी वो नक्शा जात थे, इमदादी नक्शा जात, जिसको देख के वो एक रॉकेट तैयार कर सकता है। वो वहाँ पे एक शॉप पे जाता है जो कि ऊपर ही मार्स के ऊपर बनाई गई है। वहाँ से $500 का वो मेटल खरीदता है। तो दूसरे लोगों को वो एग्री करने की कोशिश करता है जो ग्रॉसरी शॉप के सामने, यानी कि वो सब्ज़ी की दुकान के सामने बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं। उनको कहता है मेरा साथ दो। तो वो कहते हैं हम कोई भारी वजनी चीज़ उठा कर तो दे सकते हैं, लेकिन ये बारीक बीनी का काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तो वो गप्पे मारते हैं।
तो असल में वो थोड़ा सा पहले आ गए हैं, तो मार्च की फ़ज़ा ने उनके ऊपर ज़्यादा असर कर लिया है। तो वो अभी नया आया है और साथ अपने सब्जियां फल दालें लेके आया है और अपनी फ्रिज से खाता है और घर में ज़्यादा रहता है। वो कहता है दूसरे लोगों से ना मिलो, हम बड़े नफीस लोग हैं, वी बिलोंग टू अर्थ, वी आर नॉट मार्शियन पीपल। तो वो अपने बच्चों को, अपनी बेगम को समझाता है, लेकिन उनके दरमियान जो खौफ है वो नहीं जाता। वो उसके और उसकी बेगम के दरमियान, कोरा के दरमियान लेटा रहता है खौफ, तो वो जाता नहीं है, वो डरता रहता है हमेशा। तो उसकी कोशिश यही है कि वो मार्शन एटमॉस्फेयर से दूर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या है कि वही रॉकेट जो है वो उसको जंग लग जाता है, तो जो इंसानी सेटलमेंट है वो बर्बाद हो जाती है, उसमें कोई भी नहीं रहता। लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, गारों की तरफ चले जाते हैं, चश्मों में नहाते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, शिकार करते हैं, वहाँ पे खेलते हैं और गारों में रहते हैं, बस। तो और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है बिल्कुल वो स्टोन एज का ज़माना, यानी ज़ीरो सिविलाइजेशन का ज़माना। तो फिर क्या होता है, 5 साल बाद एक रॉकेट लैंड करता है और वहाँ से कुछ फौजी उतरते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमने जंग जीत ली है ज़मीन पर और हम कामयाब हो गए हैं, हम आप लोगों को बचाने आए हैं। तो उनको कोई भी नहीं मिलता, वो इंसानी आबादी में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो फिर वो आखिर वो लीडर के हुक्म पे पहाड़ों पे उनको तलाश करते हैं, गारों पे। तो वहाँ पे उनको 600 से 800 लोग मिलते हैं, जो कि जब वो देखते हैं तो वो काफ़ी स्लेंडर, स्लिम और फिट और स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी रंगतें जो है वो बदल चुकी हैं, या फिर वो स्याह रंगत के हैं, पहले ही वहाँ पे रहायशी हैं, या पे ये ज़मीनी लोग हैं जो बदल गए हैं, तो उनकी रंगत जो है वो स्याह थी। तो जहाँ बताने वाला फिर हमें बताता है कि डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, कि वो स्याह रंगत के थे और उनकी आँखें सुनहरी थीं। तो इसका मतलब उनकी आँखें जर्द थीं, सुनहरी थीं। तो वो स्याह रंगत के थे और वो स्लेंडर हो गए थे और लग रहा था कि वो थोड़ी उम्र के हो गए थे। यानी हैरी बिटरिंग जो था वो अपने बेटे की तरह स्लिम स्मार्ट लग रहा था, बेटे जैसा लग रहा था। उसकी जो बेगम थी कोरा, वो अपनी बेटी लॉरा जैसी लग रही थी और वो लंबे कद की भी हो गई थी, स्लिम और स्मार्ट। तो जिस तरह एंशियंट पीपल थे वो लंबे थे, उनकी उम्रें ज़्यादा थीं। तो जिस तरह आद और समूद के 300 साल के हो जाते थे और भी वो बच्चे होते थे, तो इसका मतलब है, तो असल में इस स्टोरी के अंदर हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हम अगर ज़मीन को तबाह बर्बाद करके किसी और सियारे पे जाएंगे तो वहाँ पे सिविलाइजेशन का आगाज़ करेंगे, तो हमें वही ज़ीरो पॉइंट से शुरू होना पड़ेगा, वही पत्थर का ज़माना। हम वैसे पहाड़ों में रहेंगे, अपना भूल जाएंगे सब कुछ, और हमारी मेंटल ग्रोथ जो है वो वहीं पे पहुंच जाएगी जो पत्थर के ज़माने के लोगों की थी। और गारों में रहेंगे, चश्मों में नहाएंगे, तो आम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही थे। तो इसीलिए वहाँ का जो कमांडर था उसने उसी वक्त कहा कि अगर ये मार्शियन पीपल हैं तो ज़मीनी लोग कहाँ गए। तो ये सवाल है, इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो असल में हम खुद जो है वो इससे ये प्रिडिक्ट करते हैं, अखज़ करते हैं, तो डिराइव करते हैं कि असल में वो ज़मीनी लोग ही थे, लेकिन मार्शियन एटमॉस्फेयर, जिसको उसने मार्शियन वायरस कहा है, तो उसके इफेक्ट होने की वजह से वो पीछे प्राइम टाइम में चले गए और ज़ीरो सिविलाइजेशन से वो आगाज़ करने वाले हैं। तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का साइंटिफिक फिक्शन जो है वो रे ब्रैडबर्ग ने लिखा, इसको हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट जो है वो अब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 15 नंबर की ट्रांसलेशन आती है इंटर बुक 1 पार्ट 1 से, तो वो हम करने जा रहे हैं डार्क देवर एंड गोल्डन आइट, रे ब्रैडबर्ग का लेसन है। तो इसके पूरे सबक का ट्रांसलेशन तो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह वो पैराग्राफ आपको करवाऊँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह उन्हीं में से पेपर में वो पैराग्राफ आएंगे। तो सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसी हिसाब से इसको तरतीब दी है, तो आप जो है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर देखेंगे और साथ उसकी ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। तो मैं इधर जो है वो बुक से रीड करता हूँ। सबसे पहले रीडिंग होगी, फिर साथ ही उसकी लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंग्लिश बुक 1 इंटर पार्ट 1 में आपका जो बहुत ही अहम एक क्वेश्चन होता है वो ट्रांसलेशन का होता है। ये काबिल 15 नंबर का होता है, एक ही पैरा होता है। तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन बहुत ही आसान काम है। तो पूरा सबक जो है इसका
तो पूरे सबक की ट्रांसलेशन तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इंतहाई जो इसके अहम पैसेज या पैराग्राफ हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी रीडिंग भी करूँगा, इसका लफ्ज़ी तर्जमा, मुश्किल अल्फाज के मानी, सिनोनिम्स वगैरह, और साथ में इसका बामानी और बामफहूम तर्जमा भी करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पैसेज की। वो इसको मैं पहले नंबर पे इसलिए रखा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये टेक्स्ट बुक 1 इंटर पार्ट 1 का जो पेज नंबर 29 है उसके ऊपर ये पैरा है। ऊपर देखें, द विंड ब्लू, तेज हवा ऐसे चल रही थी, एज इफ, जैसा कि, टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, तो फ्लेक अवे, टुकड़े टुकड़े करके दूर फेंक देना। फ्लेक गाले को कहते हैं, जिस तरह फर्ज करें कि बर्फबारी हो रही हो तो उसके छोटे छोटे पीसेस गिर रहे होते हैं, तो इसी तरह यानी कि लग रहा था तेज हवा इतनी थी कि द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, कि वो उनकी शनाख्तों को ही गुम कर देगी। आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्तें। तो एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शन एयर, तो किसी लम्हे मरीख की जो फ़ज़ा है, मार्शन बिलोंग्स टू मार्स। मार्स आपको पता है मरीख एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो माइट ड्रॉ, हो सकता था कि वो खींच कर निकाल ले, द सोल फ्रॉम हिम, उनसे रूह ही उनकी निकाल ले। तो एज, जैसा कि, मैरो, मैरो क्या होता है? सब्सटेंस इन हॉलो बोन्स, यानी खोखली हड्डियों के अंदर जो एक बोन मैरो होता है, हड्डियों का गोदा होता है, ठीक है, वो मैरो है, बोन मैरो। द सोल फ्रॉम हिम, यानी उनसे वो रूहें ही खींच लेगा। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसा कि गोदा हड्डियों से बाहर आ जाता है, सफ़ेद रंग की हड्डियों से बाहर आ जाता है। ही फेल्ट सबमर्ज, उसने अपने आप को गोते खाता हुआ महसूस किया। सबमर्ज, टू ड्राइव, टू डाइव, ठीक है। तो इन अ केमिकल, जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो किसी केमिकल में गोते खा रहा हो, किसी कीमियाई मादे में गोता खा रहा हो। तो दैट को डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो कि उसकी जहानत को डिज़ोल्व कर लेगा, हल कर लेगा। तो एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला के रख देगा, यानी उसकी याददाश्त ही गुम हो जाएगी। तो इसी तरह अब हम पैराग्राफ नंबर 2 करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 ये टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर है 34, तकरीबन उसके सेंटर पे है। तो समर बर्न द कैनल ड्राई, मौसम गर्मा ने नहरों को जला कर रख दिया था। ये असल में मार्स का उसने सीन बनाया हुआ है वहाँ पे कि ऐसा उस वक्त हो सकता है। फ़िलहाल तो वहाँ पे ऐसा कोई सूरत हाल या मंजर नहीं है। हाँ, साइंसदानों ने वहाँ की जो ज़मीन है उसके अंदर एक बैक्टीरियम फॉसिल पाया है कि हो सकता है किसी वक्त वहाँ पे ज़मीन पे, यानी उसके जो लैंड थी उसके अंदर ज़िंदगी का वजूद था। बैक्टीरियम फॉसिल से वो अंदाज़ा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी ज़मीन के अंदर पानी का इम्कान है। तो इसलिए तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो कैनाल बनाई हैं, नहरें, यानी कि ये फिक्शन में बताया है हमें रे ब्रैडबर्ग ने कि वहाँ पे नहरें तो थीं लेकिन खुश्क हो गई हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बर्न द कैनल ड्राई, समर मूव लाइक फ्लेम, मौसमी गर्मा एक शोले की तरह हरकत कर रहा है। अपॉन द मीडोज, सब्जाजारों के ऊपर, चरागाहों के ऊपर। पास्चर होती हैं चरागाहें, तो मीडो सब्जाजार। तो इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, उस खाली इंसानी आबादी में। तो आपको पता है कि मार्शियन वायरस जिसको उसने कहा असल में वो मार्शियन एटमॉस्फेयर है। तो वो उनको एंटीक इरा की तरफ लेकर जाएगी, पुराने ज़माने की तरफ लेकर जाएगी, कदीम सिविलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगी। तो द पेंटेड हाउसेस, जो रंगो रोगन किए गए घर थे, एंड ठीक है, वो फ्लेक्ड, वो टूट फूट कर बिखर गए थे, टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए थे इन तेज़ हवा की वजह से। एंड पील्ड, पील छिलके को भी कहते हैं, छिलका उतरने को भी कहते हैं। जिस तरह वो रंग उतर गया था उनका, वो खस्ता हाल हो चुके थे। तो रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, वो रबर के टायर जो झूला झूलने के लिए बच्चों के लिए डाले गए थे इन बैकयार्ड, पिछले सहनों में, सस्पेंडेड, वो मुअल्लक लटक रहे थे।
लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम, जिस तरह क्लॉक का पेंडुलम रुका हुआ होता है। आपको पता है पेंडुलम क्या होता है। तो इन द प्लेजेंट एयर, उस इंतहाई गर्म चलती हुई फजा में। तो ये असल में पेज नंबर 29 का पैराग्राफ नंबर 1, इस लेसन का भी पैराग्राफ नंबर 1 है, लेकिन इनको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रखा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मकसद है कि पेपर में आने की फ्रीक्वेंसी, उसको हमने पहले नंबर पे रखा, फिर दूसरे वाले को दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे वाले को तीसरे नंबर पे रखा है। ये पैरा तीसरे नंबर पे जो है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आया है। तो द रॉकेट मेटल कूल्ड, दाती रॉकेट ठंडा हो गया था। इन द मीडो विंड्स, उस सब्जाजार की फजाओं में। इट्स लेट गेव अ बल्जिंग पॉप, तो इसके ढकने से एक मुक्सर मगर तेज शोर बर्पा हो रहा था। तो यानी शॉर्ट एक्सप्लोजन को हम बल्जिंग नॉइस कह सकते हैं। तो फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी ने बाहर कदम रखा था। अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, एक औरत और 3 बच्चों ने। ये असल में बिटरिंग फैमिली है जो न्यूयॉर्क से यहाँ मार्स के अंदर रहने के लिए आई है। पहला पैरा है, तो पहला सीन है। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे जो मुसाफिर थे, वर्ल्ड अवे, वो घूम कर दूर चले गए। अक्रॉस द मार्शन विडो, उस मरीखी सब्जाजार के दूसरी तरफ। तो लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, तो उस आदमी को उसके खानदान के दरमियान तनहा छोड़ गए। तो बिटवीन 2 के दरमियान होता है, अमंग 2 से ज़्यादा के दरमियान होता है। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए महसूस किया। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और उसके जिस्म के जो टिश्यूज थी, बाफ्तें थी, वो तन गई। आपको पता है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको आप सेल कहते हैं। तो जब एक जैसे सेल मिलके एक जैसा फंक्शन सर अंजाम देते हैं तो उसको आप टिश्यू कहते हैं। तो उसके जो टिश्यूज थे यानी कि वो तन गई थी। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको, वैसे आम उर्दू में हम इसको असाब कहते हैं, तो लेकिन टिश्यूज़ और असाब और चीज़ है। तो एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, ऐसा उसको लग रहा था जैसे वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हो। तो हिज वाइफ बिफोर हिम, उसके सामने उसकी बेगम। सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल अवे, लगता था, सीम्ड मालूम होना, लगना, कि वो घूम कर गायब हो जाएगी इन स्मोक, धुएं में। तो हर तरफ स्मोक की एटमॉस्फेयर थी। तो द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे छोटे छोटे बीजों की तरह थे, जिस तरह छोटे बीज होते हैं। तो माइट हो सकता था, माइट अमकान को ज़ाहिर करता है, माइट परमिशन को ज़ाहिर करता है, और माइट डाउट को ज़ाहिर करता है, ताकत को भी ज़ाहिर करता है। तो माइट एट एन इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पे भी सोन मुतासर हो सकते थे, इन्फेक्ट हो सकते थे। टू ऑल द मार्शियन क्लाइम, इस तमाम तर मरीख की क्लाइम से मुराद क्लाइमेट है, आबो हवा है। तो ये पैराग्राफ जो है वो ये भी बड़ा अहम है। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये पेज नंबर 31 के ऊपर पैराग्राफ है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक, देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, सिर्फ आंधी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो हिसिंग साउंड होती है ना, सरसर की आवाज़। इन द लेट आफ्टरनून, यानी देर तक, दोपहर के बाद। अलोन थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा मैं कितना तनहा हूँ। ओनली 1000 ऑफ अस हियर, जहाँ पे सिर्फ हम हज़ारों हैं। तो नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मायूसी की बातें कर रहा है। नो वे, कोई रास्ता नहीं है। स्वेट, पसीना, पोर्ड फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से उबल रहा था। एंड हिज हैंड्स, उसके हाथों से। एंड हिज बॉडी, उसके जिस्म से। ही वॉज ट्रेंच, वो भीगा हुआ था। इन हॉटनेस, गर्मी में। तो वो भीगा हुआ था, यानी कि ट्रेंच मीन सॉक, तार हो जाना, भीग जाना, ठीक है जी। तो ऑफ हिज फियर, वो अपने ही खौफ में। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लारा, वो लारा को मारना चाहता था। क्राई, चीखना चिल्लाना चाहता था। नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। क्योंकि लारा ने वो रेडियो पे खबर सुन के बताई थी ना कि लारा उसकी बेटी थी, कि न्यूयॉर्क जो है वो उस पर एटम बम गिरा दिया गया है, और जितने रॉकेट्स थे
वो सब तबाह कर दिए गए हैं, अब कोई भी हमें यहाँ से लेने नहीं आएगा। तो बच्ची थी, उसने तो सच बता दिया था, लेकिन वो नहीं सुनना चाहता था। ये सच कड़वा होता है, नहीं सुनना चाहता था। तो वो कहता था कि द रॉकेट्स विल कम बैक, कि रॉकेट एक दिन वापस आएंगे। इंस्टेड, इसकी बजाय ही स्ट्रोक लाराज हेड, उसने अगेंस्ट हिम, तो उसने उसको मारने की बजाय लारा का सर अपने सीने पे रख लिया। एंड सेड, और कहा द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, कि एक ना एक दिन रॉकेट कामयाबी के साथ जहां पहुंच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का लेसन जिसमें हमने ट्रांसलेशन की, इंट्रोडक्शन किया, वो कर लिया है। तो इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम पंक्चुएशन करेंगे और साथ हम MCQs करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।